आप सभी लोगों को नागपंचमी की आप लोग प्लीज माइक ऑफ रखें। किसी का माइक ऑन है, लग रहा है कि कहीं से आवाज आ रही है। आज की क्लास का विषय है संवैधानिक, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक है, इसके बाद जो अन्य आर्टिकल्स हैं वो जैसे 33, 34, 35 अनुच्छेद 33, 34, 35 भी पढ़ेंगे। फिर एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालेंगे फंडामेंटल राइट से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसमें एक निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रिमेडीज में जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बता देंगे कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है। यस सर। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज की हमारे क्लास का विषय यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिले हुए हैं। वस्तुतः ये सभी मौलिक अधिकारों में आप कहें कि सब उसको क्रियान्वित करने के लिए, कोर्ट जाने के लिए और कोर्ट से आदेश लेने के लिए ये उपबंध हमारे संविधान के अंतर्गत इन आर्टिकल्स के तहत, इनके क्लास के तहत किया गया है। और इसका सीधा सा अर्थ यही है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का कि हम कहीं पे भी देखें कि स्टेट अगर हमारे अधिकारों का कहीं ना कहीं से उल्लंघन कर रहा है अपनी विधियों के द्वारा, अपने आदेशों के द्वारा, अपनी किसी नीतियों में, तो हम इसके साथ इस आर्टिकल का सहारा लेके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहता है। हम अगर ओरिजिनल आर्टिकल को अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ये सीधे लिखा हुआ है, रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो इसमें सीधे है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें सीधे जाया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है मूव कर सकता है और उसके लिए गारंटीड है, ये राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। यहाँ पे गारंटी ली गई है इस आर्टिकल के तहत सुनवाई करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जा सकते हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोविजन, जिसे अलग अलग हिंदी में अभी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, 5 तरह के अलग अलग रिट्स को जारी कर सकता है, यानी आदेश निकाल सकता है। जैसी भी आपकी या जो भी जा करके संवैधानिक रूप से जो भी उसको रिमेडीज चाहिए, जो भी आदेश उसकी जो इच्छा है, उस आधार पे वो विभिन्न प्रकार के आदेश पारित कर सकता है। देखिए, इसमें व्यक्ति जा सकता है, एक स्पेशल प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति को जाना होगा, ऐसा हमारे संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है। यदि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हमें जाना होगा, भले ही अपने वकील के माध्यम से मैं जाऊं, लेकिन मैं एक पार्टी रहूंगा। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे ये व्यवस्था बदल गई, हमारी तरफ से कोई तीसरा आदमी जो कहीं से भी संवैधानिक जो भी हमारे उसके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है वो भी जा सकता है, यानी कोई थर्ड पार्टी भी जा सकती है कि देखिए इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस गरीब का उल्लंघन के अधिकार का हनन हो रहा है, इस एरिया में रहने वाले लोगों को पर्यावरण की शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, यहाँ के जो अधिकारी हैं इस तरह से काम कर रहे हैं जो कि सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, यानी सीधे सीधे थर्ड पार्टी भी, यानी वो व्यक्ति तो मूव कर ही सकता है, कोई तीसरी पार्टी भी मूव कर सकती है। ऐसी व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने बाद के डिसीजंस में दिया और आगे चल के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का हमारी संवैधानिक व्यवस्था में या फिर हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया। जो हम देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशंस होते हैं, पिल्स जिनको बोला जाता है, वो उनकी जो व्यवस्था रहती है वो लगभग इस प्रकार से रहती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्यावरण से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ भी अब वो देखता है कि यहाँ के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो यहाँ पे उसके आधार पे मूव कर सकते हैं। यानी सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी भी वो लोकहित का मुद्दा लेकर के वो मूव कर सकती है, यानी कि कोर्ट में जा सकती है और अपनी रिट दायर कर सकती है कि इस फलां जगह पे, इस अमुक जगह पे अमुक लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस विधि में उल्लंघन हो रहा है, हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू लाइफ का उल्लंघन 21 के तहत हो रहा है, या किसी भी जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसके तहत हो रहा है, और इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि इसी पार्ट्स के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप देखेंगे तो मैं हिंदी में दिखाता हूँ, ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस पार्ट में कि उच्चतम न्यायालय के जो खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद जो है उच्चतम न्यायालय के इस खंड के अधीन कहीं किसी अन्य शक्ति का प्रयोग किसी अन्य न्यायालय को दे सकता है, ऐसी व्यवस्था है। यानी उच्चतम न्यायालय की शक्ति का उल्लंघन न हो तो इसी आधार पे पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा विधान बनाया जा सकता है कि कोई और कोर्ट भी इस तरह के रिट्स के लिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई कर ले, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर आर्टिकल 2226 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि हाई कोर्ट भी आर्टिकल 32 वाले जो सारी रिट्स हैं, मानव अधिकार के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में रिट्स को डायरेक्टली, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का चाहे मामला हो, चाहे कोई किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, उस आधार पर सुनवाई कर सकते हैं। और इस आधार पे 5 प्रकार की रिट्स निकाली जा सकती हैं, जो मैं एक एक करके उसको डिस्क्रिप्शन कर देता हूं। आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के महत्व को बताते हुए इसको संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाती है, लागू कराने की शक्ति प्रदान करती है इस देश के नागरिकों को, इस देश के व्यक्तियों को, और इस देश के विभिन्न अन्य पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित जो जनहित याचिका होती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब जनहित याचिका जो होता है, यानी थर्ड पार्टी भी यदि कहीं देखता है कि किसी जनहित में, व्यापक जनहित में, लोकहित में कहीं पे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का किसी के उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोर्ट जा सकती है। इस साथ में आर्टिकल 32 के तहत में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति तो जा ही सकता है, ऐसा संविधान में सीधे सीधे ये है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोई आप सिर्फ एक जो पोस्ट कार्ड होता है जो 50 पैसे या 1 रुपये जितनी उसकी कीमत है, उस पर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट करके और सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि इस आधार पे यहाँ पे ये अधिकारी हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, ये व्यवस्था है, ये नीति है हमारे विरुद्ध। यानी कोई व्यक्ति इस आधार पे भी एक सीधे कोर्ट में लिख करके दे सकता है, और उस आधार पे भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको सुनवाई कर सकता है। लेकिन व्यवस्था क्या है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या सीमित है, उनके पास मामले बहुत ही ज़्यादा हैं, इसीलिए अलग से मौलिक अधिकारों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट को भी कुछ व्यापक शक्तियाँ दी गई आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत। और वास्तव में ये हाई कोर्ट के जो शक्तियाँ दी गई हैं वो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उसी से संगत बने रहने का एक परिणाम है, उससे उनको संगत बने रहना है। लेकिन उनकी जो सुनवाई होती है उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है, यानी उनका जो भौगोलिक क्षेत्राधिकार है। जैसे आप बिहार को देखें तो बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है वो बिहार के जो भू क्षेत्र है उसके अंतर्गत वो कोई ऐसी
बात हो, वैसी मशीनरी के अंतर्गत वो वैसी व्यवस्था वहाँ के नागरिक हो, वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा हो तो वहाँ पे सुनवाई करेगा, या फिर उत्तर प्रदेश का है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इस प्रकार से सुनवाई करेगा। तो यानी वो अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उनको अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रहना होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत वो पूरे संविधान के अंतर्गत, वो पूरे भारत के भू क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार के जनहित याचिकाओं की या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सुनवाई कर सकता है। और इस प्रकार से सुनवाई करते हुए चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, 5 प्रकार के रिट्स निकालता है। 5 उनमें से सबसे पहला जो है वो हाइबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। सशरीर उपस्थित होने का तात्पर्य ये है कि इस रिट के द्वारा किसी भी न्यायालय जो है, जो भी कोई सक्षम अधिकारी है उसको वो बंदी बनाए हुए है, तो इस कारणों को जान सके कि किस कारण से इस अधिकारी को बंदी बनाया गया है, वो वैधानिक बंदी है या नहीं है, वो उस आधार पे उसको बुला सकता है, उस व्यक्ति को बुला सकता है। जो व्यक्ति आएगा वो बयान देगा, अपने वकील के माध्यम से बयान देगा और सशरीर उसको उपस्थित कराया जाएगा, उसकी कोर्ट उसकी स्थिति को देख सकता है और इस आधार पे वो उसको बुला करके रिट जारी कर सकता है कि आप बताएं कि क्यों आपने उनको ऐसा किया है। लेकिन ये इस रिट के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई अगर व्यक्ति भी, अगर निजी व्यक्ति भी किसी को बंदी बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को पकड़ लिया है, उसने सूचना दी है और कोर्ट को ये लगता है कि हाँ उन्होंने उसको एबडक्ट कर लिया है, कोई बड़ा नेता हो या कोई बड़ा अपराधी हो या इस तरह के कोई व्यक्ति हो जो कि किसी का इलीगल डिटेंशन कर लिया हो, यानी उसको पकड़ करके रख लिया हो, उसको अपने घर पे कैद कर लिया हो, उसके विरुद्ध भी वो कार्यवाही की जा सकती है। जैसे कोई किसी के नौकर को इस तरह से रख ले या कोई इस तरह से कोई भी व्यवस्था बने, यानी यह सरकारी लोगों के विरुद्ध और प्राइवेट लोगों के विरुद्ध, दोनों के ही विरुद्ध ये रिट जो है जारी की जा सकती है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इसकी छूट मिली हुई है, जैसे कि न्यायालय की अवमानना हो या संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन हो, उसमें इस रिट का प्रयोग कोर्ट नहीं करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रिट का प्रयोग नहीं करती है। या फिर नज़रबंद किए गए जो लोग निवारक प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, जैसे कश्मीर वगैरह में लागू है, अप्सा वगैरह लागू है, उसमें 3 माह या 3 माह से अधिक के लोगों को जो भी उनके कानूनी वैधानिक वहाँ पे प्रावधान है, उस आधार पे जो बंदी बनाए गए नेता लोग हैं वो लोग ऐसी रिट दायर करके इस प्रकार की सुनवाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है, ये व्यवस्था दी गई है कि उन लोगों को अगर इन आर्टिकल्स के तहत अगर उनको बंदी बनाया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है, तो उनके विरुद्ध ये रिट नहीं मान्य होगी। दूसरा जो है वो मैंडेमस है, जिसका जो अर्थ होता है आज्ञा देना, या किसी भी सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी जो भी बैठा हुआ रहता है या कोई अर्ध सरकारी, कोई भी सरकार द्वारा सत्ता प्राप्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो भी इस प्रकार का हो, अगर वो अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की लापरवाही बरतता हो तो उसको कोर्ट जो है वो मैंडेमस या आदेश दे सकती है और उसको क्या उसने लापरवाही किया उस आधार पे कोई भी डिसीजंस के लिए उसको बुला सकती है और उस आधार पे कोई कि आपने ये चीज़ें ऐसे ऐसे की हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये कर सकती है, उसके विरुद्ध आदेश दे सकती है, रिट निकाल सकती है। और इसी के साथ ये उच्चतर न्यायालय जो होता है वो छोटे न्यायालयों को, अपने से जो छोटे न्यायालय होते हैं यानी हाई कोर्ट अपने से छोटे जो सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स को इस प्रकार के परमादेश दे सकती है। और ये रिट जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मूलतः राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं वो पूरे जो आर्टिकल 32 के तहत जो भी दिया गया होता है उसके जो अधिकार दिए गए रहते हैं उसके विरुद्ध होते हैं। इसमें चाहे आप देखें मतलब उनको प्रोटेक्शन मिला होता है, खासकर उनके अपने कार्यों के प्रति। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो अपने पद पे बने रहने वाले जो भी उनको कार्य हैं, जो अपने हैसियत से वो काम करते हैं, अपने पद की वजह से जो कार्य करते हैं, उसके विरुद्ध उनको ये सारी रिट्स इश्यू नहीं की जा सकती हैं। जबकि ऐसी व्यवस्था
जबकि इस प्रकार की व्यवस्था है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी मामला हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मामला हो, ये भी जो है इसमें भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है इससे प्रोटेक्ट किया गया है, यानी कि इनको इससे ऊपर रखा जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को, क्योंकि ढेर सारे डिसीजंस वगैरह ये लेते हैं, उनको साइन करते हैं। डिसीजंस लेने का तात्पर्य ये होता है कि वो अपने पद की वजह से, अगर कोई भी जैसे कोई भी कानून बनता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पे बनता है केंद्र में, राज्यपाल जो है विधानसभा के आधार पे वो भले ही बनाते ना हो, विधानसभाएं बनाती हों, आदेश पारित करते हो, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं के नाम पे प्रधानमंत्री और कैबिनेट या फिर मुख्यमंत्री और उनकी जो राज्य की कैबिनेट है वो मिल करके करती हैं। तो उनके उन कार्यों को जिस पे वो सिग्नेचर किए रहते हैं या वो कर रहे होते हैं, अपने विवेकाधिकार से भी जो शक्तियां होती हैं उनके विरुद्ध ये जो परमादेश का जो रिट होता है वो नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, प्रोविशन मतलब अधिकार परीक्षा होता है, जो ये तीसरे प्रकार की रिट है। इस प्रकार के रिट में व्यक्ति, क्या हुआ, कोई दिक्कत? आवाज आ रही है ना मेरी? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके ओके। तो तीसरे प्रकार की जो रिट है वो प्रोविशन होती है, जिसके अंतर्गत किसी भी सरकारी अधिकारी को वो यदि वो कोई पद धारण किया हुआ है तो उसके वैधता की जांच की कहीं वो इलीगल आधार पे किसी भी पद को धारण तो नहीं किया है, इस आधार पे अधिकार परीक्षा वो की जाती है। यानी कोर्ट जो है किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को अधिकार परीक्षा के आधार पे वो किस कानून के द्वारा ऐसा पद वो लिया हुआ है, इस प्रकार के दावे की वैधता की जांच वो कर सकता है। न्यायालय इस प्रकार की रिट दे सकता है। ये सार्वजनिक अधिकारियों के अगेंस्ट में ये दिया गया रहता है, और इस आधार पे नियुक्त करने की उसकी विधि का भी उल्लंघन हुआ हो, वो निजी नहीं होना चाहिए, वो किसी सार्वजनिक अधिकारी के अगेंस्ट में होना चाहिए। इस प्रकार की विधि जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में जारी कर सकती है। यदि कोई कोर्ट या कोई व्यक्ति डायरेक्टली जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर कोई भी अन्य एनजीओ वगैरह पब्लिक जनहित याचिकाओं के माध्यम से यदि वो जाते हों। इसके बाद क्यों वारंटो होता है, जिसका मतलब होता है मंगा लेना। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उच्चतम न्यायालय जो होता है वो किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का, यदि अपने छोटे न्यायालय ने यानी अपने अधीनस्थ कोई भी न्यायालय है जो व्यवस्था हायरार्की बनी हुई है उसके अंतर्गत यदि जो ग्रेटर न्यायालय है, जो बड़ा न्यायालय है, उसको लगता है कि हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो दूसरे छोटे न्यायालय हैं उन्होंने किसी प्रकार के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, तो इस प्रकार की उस प्रेशर की रिट जो है वो जारी की जाती है। इसमें अपना निर्णय दे दिया हो, ये मामला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस जो अधीनस्थ मामले में कोई किसी प्रकार का निर्णय दे दिया गया हो, उसके बाद ये किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जो को वारंटो जो जारी किया गया है उसमें ये निर्णय दे दिया जाता है। जबकि सर्टियोररी जो अगला जो है प्रतिषेध का जो मामला होता है उसमें यह है कि सीधे न्यायपालिका द्वारा उस समय किया जाता है जब मामला छोटी न्यायालयों में विचाराधीन हो। यानी बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट के में विचाराधीन मामलों में अपने मामले को उस पूरे मुकदमे को अपने पास मंगा सकती है। यदि मामला अभी चल रहा हो छोटी कोर्ट में तो वो प्रतिषेध का प्रयोग करेगा। वो रोकने, प्रतिषेध का मतलब रोका जाना होता है, रोक करके उसको वो अपने पास जो ग्रेटर कोर्ट है यानी हाई कोर्ट अपने छोटे न्यायालयों से या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से वो पूरा मामला मंगा करके कहेगा कि नहीं, इस मामले को मैं सुनूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं से न कहीं से राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई इस तरह का जो भी प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति के जो अमुक व्यक्ति है उसके संवैधानिक अधिकार का संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, इस आधार पे वो इस रिट को मंगा सकती है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। पहला जो यही है कि प्रतिषेध और परमादेश के अंतर्गत ये अंतर है कि जो मामला है वो चल रहा होता है। ठीक है, परमादेश के अंतर्गत न्यायपालिका में जो भी दिया जाता है वो कार्य करने से मना किया जाता है
और जबकि द्वितीय में प्रतिषेध के अंतर्गत सामान्यतः न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध दिए जाते हैं, वहीं प्रतिषेध का प्रयोग जो होता है व्यक्तियों के विरुद्ध बिल्कुल ही नहीं होता है, जबकि परमादेश जो होता है वो अधिकारियों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप लोग, मैंने ये दिया है, मैं आपको ये मटेरियल प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे जो क्वेरी होगी, टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, ये समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक में मामला चल रहा होता है, दूसरे में जो है मामला विचाराधीन होता है, और बड़ी कोर्ट जो है छोटी कोर्टों से ये मंगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पांचों जो रिट है ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। पांचों जो रिट जो हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालयों पे जारी करे या किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी करे। अलग अलग रिट में अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं। मैंने बताया हैबियस कॉर्पस जो है वो व्यक्ति के विरुद्ध भी दिया जा सकता है। परमादेश जो होता है वो सरकारी व्यक्ति के या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दिया जा सकता है कि वो लापरवाही बरत रहा हो, जैसे पुलिस की संबंधित कोई मामला हो, जैसे किसी सरकारी अधिकारी संबंधित हो, या फिर उच्च न्यायालय जो है, निचले न्यायालय में भी बहुत थोड़ा सा इसमें कम ही ऐसा केस आता है कि मैंडेमस जो है ऊपर वाले कोर्ट जो है अपने नीचे वाले अधीनस्थ जो जजेस हैं उनके विरुद्ध या कोर्ट के विरुद्ध ऐसा काम करता हो, लेकिन ये उसके में भी सीमित अर्थों में ये लाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे आर्टिकल 32 से संबंधित प्रावधान है। इसके आगे अगर हम देखें तो आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 33 आता है, जिसमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं 32 में ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सारा दिया हुआ है, ये जो पांचों रिट होती है, वो पांचों रिट जो होती है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ही होती है। लेकिन हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के अंतर्गत जो कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं उसमें भी ये रिट जारी कर सकता है। इसलिए अगर देखें तो इन पांचों रिट के मामले में हाई कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो कानूनी अधिकारों पे भी वो देखता है कि लीगल राइट्स और संवैधानिक अधिकारों में अंतर मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि लीगल जो संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन इसी के साथ जो संविधान के अंतर्गत कुछ अन्य अधिकार भी दिए हुए हैं, जैसे 300A हो गया संपत्ति से संबंधित अधिकार हो गया, या 301 हो गया जिसमें ट्रेड्स वगैरह से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं, व्यापार करने से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। तो इन जो प्रोविजंस दिए गए हैं इसके आधार पे भी रिट इश्यू कर सकता है हाई कोर्ट, यानी इसको कुछ न कुछ ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट को इस आधार पे दिए गए हैं, कॉन्फर किए गए हैं। यानी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग अगर आप देखें तो उसका क्षेत्राधिकार कुछ ज़्यादा व्यापक हो जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कम रहता है। लेकिन कहीं भी हाई कोर्ट को इन सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन में ऐसा के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के संगत उनको बना रहता है और उस आधार पे ये सुनवाइयाँ की जाती हैं। और आगे चल के जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो आदेश देता है उसको जो भी वैधानिक प्रक्रिया दी हुई है, यानी उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में भी क्लेम किया जा सकता है, उसको चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं आप लोग देखते होंगे, जो भी हाई कोर्ट डिसीजंस देता है उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जा सकता है। ऐसी भी व्यवस्था है, सुनवाई की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है वो उसके अंतर्गत आता है। यानी हाई कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई अगर कानून पास कर दिया है तो जिसको भी लगता है कि ये असंतुष्ट है जो भी पार्टी, वो सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकती है। इसी के साथ साथ जो आर्टिकल 33 है वो पार्लियामेंट जो होता है वो आर्म फोर्सेस के लिए ये अपवाद के स्वरूप है। मैंने आप लोगों को बताया है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है, जैसे अमेरिकन जो राइट्स हैं, या फिर ऐसी व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद जरूर पाया जाता है। तो वैसे ही अपवाद स्वरूप मैंने विभिन्न आर्टिकल्स में उनके अंतर्गत ही जो अपवाद दिए हुए हैं वो तो थे ही, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग सामान्य रूप से जो जान रहे होंगे उसमें आप लोग देखते होंगे कि ऐसे जो संविधान के अंतर्गत जो हमारे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जैसे पुलिस फोर्सेज है, मिलिट्री है, आर्मी है, नेवल फोर्सेज हैं, एयर फोर्स है,
या फिर जो रा वगैरह से संबंधित जो जासूसी करने वाले लोग हैं, लोकल इंटेलिजेंस है, एलआईयू वगैरह के जो लोग होते हैं, इन लोगों को कहीं भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। आर्टिकल 19(1) के तहत जो भी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं मिला हुआ तो होता है, या फिर मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको पार्लियामेंट एब्रिज कर सकती है, कम कर सकती है, उसको निर्धारित कर सकती है, क्योंकि ये उनके व्यापक सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मामला होता है, और इनकी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें, और यदि इनके अंतर्गत अगर विद्रोह हो जाएगा तो इस देश की अखंडता जो होगी वो खतरे में पड़ जाएगी। जो हमारे सारे मौलिक अधिकारों में ज़्यादातर आप देखे होंगे कि देश की अखंडता वगैरह जो है वो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, उनके तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, या फिर उनको सीमित किया जा सकता है, उल्लंघन तो नहीं कहना चाहिए, सब सीमित किया जा सकता है। तो इस आधार पे आर्म फोर्सेस के से संबंधित, उनके टेलीकम्युनिकेशन से सिस्टम्स को प्रभावित करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर, उन लोगों के ऊपर, जो भी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं, उनको ये सारे संवैधानिक अधिकार जो होते हैं उनको सीमित रूप से मिले हुए होते हैं, पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार नहीं मिले होते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं, जैसे संघ बनाने का उनका अपना एसोसिएशन नहीं होता है, और वो विरोध वगैरह देखते होंगे कि पुलिसकर्मी या आर्मी वगैरह विरोध नहीं करती है झंडा बैनर लेकर, जैसे हम लोग बहुत आसानी से कर लिया करते हैं, दूसरे सरकारी कर्मचारी कर लिया करते हैं, उस प्रकार से वो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये संसद ने, चूँकि इसी आर्टिकल 33 में ही ये व्यवस्था की गई कि पार्लियामेंट ऐसे फोर्सेस को राष्ट्र की सुरक्षा और डिसिप्लिन, अनुशासन मेंटेन करने के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, और उसी आधार पर विभिन्न प्रकार के जो पुलिस एक्ट वगैरह बनाए गए हैं, वो एयरफोर्स अधिनियम वगैरह भी बनाए गए हैं, मतलब अलग अलग फोर्सेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए इस प्रकार से, अर्धसैनिक बलों के लिए इस प्रकार से नियम बनाए गए, जिसका उल्लंघन वहाँ उसके जो कर्मी होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। और इस आधार पर चूँकि एक संविधान में ये लिखा हुआ होता है, तो ये सब कुछ एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई रहती है कि आप उनके अंदर हड़ताल नहीं देखते होंगे। हालांकि हड़ताल की जो व्यवस्था वो सुप्रीम कोर्ट अवैध कह चुका है, यहाँ तक कि बंद भी होता है वो अवैध है। आपके आर्टिकल 19 में कहीं भी बंद का जिक्र नहीं है। देखते होंगे हम लोग आए दिन अपने शहर को बंद कर देते हैं, रास्तों को बंद कर देते हैं और हड़ताल कर देते हैं, ऐसी व्यवस्था, तो वो अपने आप में असंवैधानिक है, हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वो नहीं आता है। असंवैधानिक है, उस आधार पर राज्य जो होगा वो कार्रवाई कर सकता है, विभिन्न प्रकार से उसके व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन मशीनरी चूंकि वो इतना व्यापक स्तर पे होता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति जो सरकार होती है उसको करना पड़ता है, जो बंद वगैरह बुलाए जाते हैं उसमें, लेकिन कहीं भी किसी को जबरदस्ती नहीं की जा सकती इन बंद वगैरह में। और व्यवस्था बनाना ये राज्य का दायित्व होता है। इस प्रकार से आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि बंद या हड़ताल जो होता है वो असंवैधानिक है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा नहीं बंद वगैरह आहूत नहीं किया जाना चाहिए। इन विभिन्न राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या अपने प्रदर्शन के लिए, अपने राजनीतिक लाभों के लिए इस प्रकार से बंद, हड़ताल ये सब आयोजित कराती हैं, जो कि अपने आप में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और संवैधानिक व्यवस्था का भी अपने आप में उल्लंघन होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए यहाँ पे आर्टिकल 33 सीधे रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो भी हमारा सुरक्षा तंत्र है, सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, जल थल नभ सेना, अर्धसैनिक बलों के लिए, इन सभी लोगों के लिए ये मौलिक अधिकारों को एब्रिज किया जाता है, उनको सीमित किया जा सकता है। और ये काम संसद कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती हैं, संसद करती है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रिक्शन ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, जहाँ पे मार्शल लॉ जो होता है या जो सैनिक जहाँ पे शासन लगाया गया रहता है, वहाँ पे जैसे आप अक्सा वगैरह देखें, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में या तमाम कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी लगाया जाता है समय समय पे। इस जहाँ पर विद्रोह का खतरा रहता है, जहाँ पर देश की अखंडता का खतरा रहता है, आतंकवाद का खतरा रहता है, वहाँ पे इस प्रकार के जो नागरिक प्रशासन को हटा करके वहाँ पे सैन्य प्रशासन लागू
लागू कर दिया जाता है, जिसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। तो जब मार्शल लॉ लागू होता है, सैन्य प्रशासन लागू होता है, तो सब कुछ नागरिक प्रशासन की मशीनरी यानी नागरिकों को जितने भी अधिकार प्राप्त होते हैं वो सब कुछ लिमिटेड हो जाते हैं। वो सारा कुछ इस आधार पे मार्शल लॉ वगैरह में पार्लियामेंट जो है कानून बना करके उसको सीमित कर सकती है और ऐसे जो भी कार्य किए गए हैं उसको जस्टिफाई कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है कि जहाँ पे सैन्य शासन लागू होता है, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सैन्य कानून लागू होते हैं। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था जहाँ खासकर जहाँ पे विद्रोह का डर हो, जहाँ पे आतंकवाद का डर हो, देश की अखंडता का डर हो, तो वहाँ पे इस प्रकार का शासन लगाया जाता है। वहाँ पे नागरिकों के या व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका पार्लियामेंट जो है कानून बना करके उनको सीमित कर सकती है। ये व्यवस्था भी यहाँ पे अपवाद स्वरूप दिया हुआ है। ठीक है, अब आर्टिकल 35 ये सीधे सीधे कहता है कि जो देश का संसद है, पार्लियामेंट है, वो विभिन्न जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने की स्थिति में उनको लागू करने के लिए जो भी नियम बना सकती है उसको नियम तुरंत ही जो ही ये कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो ही ये राज्य जो का संविधान यानी भारत का जो संविधान जो ही लागू होगा उसके बाद तुरंत इस दिशा में कार्य करेगी। और जहाँ जहाँ जैसे आर्टिकल 17 में हो गया, आर्टिकल 24 में हो गया, आर्टिकल 21A में हो गया, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें आप देखे होंगे कि ये आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है पार्लियामेंट ने बनाया, या फिर आज़ादी के बाद की तुरंत जो सारी चीज़ें आप देखें तो उसमें अस्पृश्यता निरोधी कानून जो आर्टिकल 17 के बाद बना, या विभिन्न प्रकार के बच्चों से संबंधित बाल श्रम रोकने के लिए या श्रम से संबंधित जो शोषण से संबंधित जो कानून आर्टिकल 24 में जो चीज़ें दी गई हैं, इसको बनाने का जो कार्य होगा वो पार्लियामेंट तुरंत ही स्टार्ट कर देगी और इस प्रकार के अधिनियम बनाएगी। लेकिन इस चीज़ में फिर वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें, मैं कर्सर ला करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव। सीधे सीधे ये इसमें लिखा हुआ है कि राज्यों की विधानसभाएं ऐसा कार्य नहीं करेंगी, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। और इस आधार पे अगर आप देखें तो आर्टिकल 33 जो मैंने बताया उसमें जो सेना को जो सीमित अधिकारों को सीमित करने की जो व्यवस्था दी गई है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, उनके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के एक्ट्स बनाए गए वो नीचे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सेना एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट बनाया गया, पुलिस फोर्सों के लिए बनाया गया, सीमा सुरक्षा बनाया गया। 2000 में अगर आप देखें तो आपके सबसे लास्ट में जो बनाया गया उसके अंतर्गत ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो मूल अधिकार और सूचना तकनीकी अधिनियम है कि आप उसकी धारा जो सेक्शन 66A जो ये कहती है कि कंप्यूटर वगैरह पे या जो व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे यदि कोई ऐसा पोस्ट करता है जो आपत्तिजनक हो, आक्रामक हो, ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे, तो ये इस पे आपको सजा का निर्धारण किया गया। यानी किसी न किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन का एक मामला था। यानी कि अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो इस आधार पे आपको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, जो कि किसी को धोखा देने से संबंधित हो, गलत जानकारी देने से संबंधित हो, किसी समूह के प्रति घृणा फैलाने से संबंधित हो, या फिर कोई देश के अखंडता से संबंधित कोई इस प्रकार का मैसेज अगर आप वायरल करते हैं, प्रेषित करते हैं तो तकनीकी माध्यमों से, तो ये इस एक्ट के 66 एक्ट के तहत ऐसा कानून बनाया गया था। लेकिन बाद में उसको सीमित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और 66A जो उसकी जो धारा थी, सेक्शन जो है, अब यहाँ पे देखिए ये धारा है क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी अधिनियम जो है उसकी 68 जो धारा 2000 में बनाई गई थी उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको कैश कर दिया और उसको सीमित कर दिया, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं करते हुए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति की 19A में जो अब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है उसका ये हनन है। लेकिन कहीं भी आप वस्तुनिष्ठ जानकारी डालते हैं तो
उस पे पुलिस आपको कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसमें कहीं भी आप उसको पुलिस को वो सारी चीज़ें सिद्ध करनी होंगी और जो उसकी ये देखना होगा कि उसकी सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें आप अगर आप देखें तो कहीं भी इस तरह की जो आपत्तिजनक पोस्ट अगर कोई भी करता है, अपने सूचना के अधिकार के अधिनियम का प्रयोग करते हुए गलत जानकारी देता है, गलत वस्तुनिष्ठ जानकारी अगर वो देता है, तो उस आधार पे कार्रवाई पुलिस कर सकती है, उसको उसके ऊपर राज्य कार्रवाई कर सकता है और उसको दंड दे सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, यानी उसने जो भी किया है वो उसके रेसिस्टेंस, डिबेट एंड रेसिस्टेंस का हो, या फिर डिसेंट, असहमति व्यक्त करना हो सरकार के कार्यों का, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विरोध प्रदर्शन है सरकार की नीतियों का, उसके अंतर्गत आता हो, न कि कहीं किसी एक समूह या समुदाय के विरोध करने का मामला हो। पब्लिक ऑर्डर जो है या मोरालिटी है, उसको कहीं ना कहीं अगर किसी की पोस्ट है, किसी जो फेसबुक पे पोस्ट करता है या कहीं पे भी मैसेज भेजता है व्हाट्सएप वगैरह पे, अगर ऐसा विवादास्पद होता है तो कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है और जो विभिन्न प्रकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो हमारे बनाए गए हैं उनके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्टिकल 35 तक आप का ये क्लियर हो गया है। कुछ चीज़ें मैं ये इसमें बता दूं कि बहुत सारे जो हैं, जैसे महिलाओं के संबंधित जो गरिमा से संबंधित उनके अधिकार हैं, जो 21A से में सीधे लेकर के लिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में लेकर के कि उनका प्रोटेक्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए हैं, जिसके अंतर्गत उनके मौलिक अधिकारों को उनके अपने स्त्रियों के जो अधिकार हैं उनके तहत लिया गया उनको, और उनके जो यौन उत्पीड़न उनका ना हो उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आदेश हैं उनको पारित किया कि किसी संस्था में यदि, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सार्वजनिक संस्था हो, उसमें यदि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी स्त्री को किसी भी प्रकार से उसका यौन उत्पीड़न वगैरह हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित की है और बाद में चल के इस पे कानून भी ढेर सारे बनाए गए हैं। आयोग, महिला आयोग वगैरह जो है उस पर अब ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि एक हमेशा मौलिक अधिकारों में इस प्रकार का बात हमेशा होती रहती है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, राज्य उस पर संशोधन कर सकता है। इस प्रकार की जो विधियाँ होती हैं, इस प्रकार से जो संवैधानिक संशोधन होता है, क्या वो खुद ही मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन किया जा रहा है तो असंवैधानिक होता है या नहीं। तो इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के वाद हमेशा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो मुद्दा होता था वो क्या मौलिक अधिकारों का हनन आर्टिकल 13(2) में दिया हुआ जो विधि बनाने का या विधि है, उसका मतलब संवैधानिक संशोधन भी होता है या नहीं होता है। इससे संबंधित विभिन्न वाद दायर किए गए, जिसके अंतर्गत उसकी व्याख्या को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने और परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहले शंकरी प्रसादवाद 1951 में जो आया था जो डिसीजंस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो होता है मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकता है, लेकिन वो अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग ना करके संविधायी शक्ति का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अधिकारों को कम कर सकता है, उसको सीमित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसको हटा सकता है। लेकिन ये सब कुछ विधि अधिकार, यानी विधि का मतलब आप सीधे आप ये समझे कि एक सामान्य जो विधि बनाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं या जो सामान्य कानून बनते हैं उस आधार पे नहीं किया जा सकता है, जबकि संवैधानिक जो संशोधन होता है उस आधार पे किया जा सकता है। ऐसा आदेश उसने किया और अनुच्छेद 13(2) में जो विधि का मतलब है उसने दो भाग किया, एक जो होता है संवैधानिक विधि और दूसरा जो होता है संवैधानिक विधायन, और दूसरा जो होता है वो सिर्फ विधायन, यानी विधायन और संवैधानिक विधायन में उसने संसद की शक्ति को अलग अलग देखा और उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों में सिर्फ संवैधानिक विधायन के आधार पे, यानी जो 368 का जो प्रोसेस है उसको अपना करके 368 के प्रयोजन जो उपबंध दिए गए हैं उसको
अपना करके उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बाद में फिर गोलकनाथ विवाद आया और उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसमें संवैधानिक संशोधन के मूल अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति संसद को नहीं है, यानी मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते, उसमें संशोधन किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती, उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। और इसमें चूंकि ये संवैधानिक मामला होता है, तो आपको मैं बता दूं, कोई भी संवैधानिक मामला जब सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो उसमें 5 न्यायाधीशों की कम से कम बेंच होनी आवश्यक होती है, और 5 से ऊपर धीरे धीरे वो, अगर कोई मामला 5 जज सुन लिए हैं फिर उसका रिव्यू करना है, तो वो 5 से ऊपर यानी 7 लोगों की बेंच करेगी, 9 लोगों की बेंच करेगी, 11 लोगों की बेंच करेगी, इस प्रकार से किया जाता है। तो जो गोलकनाथ का विवाद था उसको इस शंकरी प्रसाद मामले से ज़्यादा बड़ी कोर्ट में पेश करना था, और उसी आधार पे, क्योंकि वह संवैधानिक मामला था और यह मामला मौलिक अधिकारों और संसद की शक्तियों के आपस में टकराव का था, तो इस आधार पे 11 लोगों की पीठ ने इसको निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ से उन्होंने फिर वही अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा दी हुई है उसके अंतर्गत ही उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 13 में जो विधि दी गई है, 13(2) में जो विधि परिभाषित की गई है, उसमें संविधायी विधायन और सामान्य विधायन के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यानी 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन आता है वो संसद के जो हमारी विधियां उसके सामान्य विधि के ही अंतर्गत आता हो, या फिर 368 के विधि के द्वारा हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कहीं से भी कमतर या सीमित नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा। इस प्रकार का की व्यवस्था की गई। उसी के आधार पर 24वां संसद, फिर जब ऐसी व्यवस्था आ गई तो फिर 24वां फिर तुरंत संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। आप देखें 1971 में, जबकि 1967 में ये डिसीजन था, और 67 में तुरंत 1-2 साल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था लाई गई, और संसद ने फिर उसको जो भी नियम आया था उसको उसने फिर बदल दिया, और उसने लिखा कि 13(2) में सम्मिलित विधि में शामिल नहीं है ये जो संशोधन है, और इस प्रकार से ये सीधे सीधे ये कह दिया कि 368 की एक अलग से व्यवस्था उसने शामिल कर दी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई कि संविधान में संविधायी विधियों के संशोधन के आधार पे, यानी संविधायी आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह भी सब विवाद बना हुआ था, इसी वजह से केशवानंद भारती विवाद आया, जिसमें 13 लोगों की बेंच ने निर्णय दिया था, और इस बेंच में ये सीधे सीधे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, यानी ये जो व्यवस्था थी 24वें संशोधन अधिनियम की, उसको मानते हुए सीधे ये व्यवस्था की गई कि नहीं, 13(2) में जो वर्णित विधि है वो संविधान संशोधन की विधि उसमें शामिल नहीं है, यानी 13(2) से 368 बड़ी है। अगर इसको पढ़ेंगे, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन यहाँ पे फिर ये टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, यानी 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य विधायन नहीं है, और इस आधार पे इसको 13(2) के अंतर्गत संसद की शक्तियों के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। और लेकिन उसके बाद भी जो बेसिक स्ट्रक्चर का उन्होंने केशवानंद भारती विवाद में ये उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, जिसके अंतर्गत संसद कोई भी संशोधन 368 के तहत हमारे संविधान में कर सकती है, पूरा उलट पुलट कर सकती है, कहीं भी संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, और ये ढांचा निर्धारित करने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। यानी आप लोग अगर देखें तो केसरी, ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शंकरी प्रसाद वाद या फिर गोलकनाथ का वाद में क्या डिसीजन आया और केशवानंद भारती में क्या डिसीजन आया। इसी के आगे आप देखेंगे तो इंदिरा साहनी का भी केस आया, जिसमें डीपीएसपी जो आगे अगले क्लासेस में उसके बारे में और ज़्यादा बताएंगे कि जब हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हों और इस साथ में संविधान के जो मौलिक अधिकार हों उनके अंतर्गत विवाद हो तो किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, कैसा कौन किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो और ज़्यादा उसको परिभाषित करने का काम आगे की कुछ और केसेस ने किया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो है
कंप्लीट होता है। कंक्लूजन के रूप में मैंने बता ही दिया था कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि निरपेक्ष हैं, जैसे अनुच्छेद 17 और 24, और इस आधार पर ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिले हुए हैं। अनुच्छेद 17 और जो अस्पृश्यता से संबंधित कानून है, और 24 जो है बालकों के फैक्ट्री वगैरह में नियोजन से संबंधित जो खतरनाक चीज़ें हैं उनसे नियोजन से संबंधित है। ये है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होता है उनको अनुच्छेद विधि के समझ समानता से छूट प्रदान की गई है। और कुछ संविधान की प्रकृति जैसे दो प्रकार के कानून होते हैं, एक नकारात्मक अधिकार होते हैं, दूसरे जो है सकारात्मक अधिकार होते हैं। नकारात्मक अधिकारों का आशय यह है कि राज्य लोग की शक्ति को ये कम करेगा जिससे कि लोगों के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप कम हो। इससे संबंधित जो अधिकार हैं 14, 16, 18, 20 अनुच्छेद हैं ये, और 22 हैं। जबकि सकारात्मक अधिकार से संबंधित जो हैं वो नागरिकों के हित में कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, जिसमें आर्टिकल 16, 19, 19(1), 25, 31 ये चीज़ें जो है, यानी 30 का सब क्लास 1 इस तरह से जो होता है। ये 16(2) का मतलब आर्टिकल 16 का सब क्लास 2, क्योंकि आर्टिकल 14 ही अपने आप में आप देखें तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ साथ, तो अपने आप में ये भी एक सकारात्मक अधिकार ही दे दिया जाता है। लेकिन मूलतः क्योंकि उसमें अभी पूरी तरह से नहीं, सिर्फ दो शब्दों का, उसमें दो फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, तो फिर भी इसको कंपैरेटिवली इसको ज़्यादा हम देखें तो नकारात्मक यहाँ पे लेखक ने लिया है। लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि सीमित अर्थों में वो भी सकारात्मक एक अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से ढेर सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। आगे आप लोगों को मटेरियल में प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे आप लोग अगली क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो क्वेश्चंस हैं आप हमको बताएं, अगर कोई दिक्कत हुई हो आप लोगों को तो मैं उसका निदान करने की कोशिश करूँगा। स्क्रीन शेयर मैं ऑफ कर रहा हूँ। हाँ बताएं अगर कुछ पूछना हो तो। स्क्रीन शेयर ऑफ हुआ? बोलें, बोलिए। हाँ तो बताइए, कुछ आप लोगों को पूछना है? वेंकटेश्वर जी, आप क्या पीजी में हैं? किस सेमेस्टर में हैं या पीएचडी में हैं? आवाज़ नहीं आ रही है आपका माइक, मैं रुके ऑन करता हूँ। हाँ बताइए, पीजी में हैं या पीएचडी में हैं आपने? आप माइक ऑन करें, क्योंकि बार बार हम लोगों में आपस में दिक्कत हो जा रही है। मैं एक बार ऑन कर रहा हूँ तो आप ऑन कर दे रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है। मैं पहचान नहीं रहा हूँ आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बताइए, अब आवाज आएगी। पीएचडी कोर्स वर्क में है? क्या कह रहे हैं? सर आप ही बोलिए संजीत जी। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। कौन कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ पूछना है? सर उद्देशिका क्या होता है सर? उद्देशिका अभी आप लोगों को बताया गया, आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। जो भी हमारा संविधान है वो उसमें सबसे पहले जो है हमारी प्रस्तावना दी गई है ना। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, देखिए मटेरियल मैंने बताया था आपको, प्रोवाइड कराया था। उद्देशिका मैं संविधान की कोशिश करूंगा कि आ जाए, हिंदी में लाता हूं। हम भारत के लोग, आपने कहीं सुना है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? जी सर। ये हमारी उद्देशिका में ही संविधान की लिखा गया है। देखिए भारत की उद्देशिका आ गई, पहला पेज है। जो ही इंडेक्स खत्म होता है, विषय सूची खत्म होती है,
उसके बाद ही उद्देशिका है संविधान के अंतर्गत, ये हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो पूरी व्यवस्था, इतना ही है उद्देशिका। अगर आप देखें तो इसमें पूरे संविधान की का पूरा स्वरूप इसमें दिखता है, मिरर के रूप में है, पूरे संविधान का एक प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारा संविधान कैसा रहेगा, किस तरह से काम करेगा, उसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देशिका का मतलब हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा, हमारे सरकारों का क्या उद्देश्य होगा, सरकार के तीनों अंगों न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका का क्या उद्देश्य होगा, हम नागरिकों का क्या कार्य होगा, क्या अधिकार होगा, क्या उद्देश्य होगा, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। यानी भारत देश का क्या उद्देश्य होगा, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। यानी इसका सोर्स कहाँ से लाया गया, हम लोगों ने खुद बनाया, ठीक है, और खुद ही बना करके खुद को ही दे दिया। और उसका क्या आगे उसकी क्या क्या विशेषताएं संविधान की हैं, इस उद्देशिका से समझा जा सकता है। क्योंकि उद्देशिका जो होती है वो संविधान को एक उद्देश्य प्रदान करती है। सारे जो आगे के कानून हैं और संविधान के अंतर्गत जो कानून है वो उद्देशिका में जो निहित भावना है उसी आधार पे काम करेंगे, ठीक है। कुछ और? ठीक है, तो अब आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ, और आगे जो होगा वो DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, राज्य के नीति निर्धारक तत्व से संबंधित जो क्लास होगी उससे संबंधित होगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन है बिहार में, और मास्क का भी प्रयोग करिए, अपने आप को दूसरों को भी बताने की कोशिश करिए कोरोना से संबंधित कि अभी तक कोई फिलहाल कोई भी प्रमाणित इलाज नहीं है, नहीं प्रमाणित किसी प्रकार का टीका अभी उपलब्ध है। जो भी बचाव है वही एक उपाय है, और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करिए कि मास्क आप लोग प्रयोग करें, सार्वजनिक स्थलों पे हाथ वगैरह धुलने की अच्छे और सफाई जो है व्यक्तिगत जीवन में लाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं क्लास सर ठीक है रखूँ मैं, ओके, डिस्कनेक्ट करता हूँ।